नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार कैट को लेकर जो विवाद चल रहा था, अंततः वो विवाद थम गया और केंद्र की तरफ से 18th कैट बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे जम्मू बेंच का नाम दिया गया है। अपने आप में ये खुशखबरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिनको कहीं ना कहीं शायद परेशानी का सामना करना पड़ सकता था, और इसके साथ साथ वकीलों की अगर बात करें तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है। कुल मिलाकर जो एक मुहिम, क्योंकि 29 अप्रैल को एक ऑर्डर आया था, उसके बाद 28 मई को कैट बेंच को स्थापित किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला, और कई चीज़ें इसके साथ साथ जुड़ती नज़र आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या कश्मीर की शेडो से जम्मू बाहर आया है, क्योंकि जम्मू कैट बेंच का नाम इसको दिया गया, और कितने दूरगामी परिणाम इसके सामने आएंगे, क्योंकि 2 सदस्यों को मनोनीत भी किया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री सुनील सेठी जी बैठे हैं। आप वरिष्ठ वकील हैं, उसके साथ साथ आप चीफ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री अभिनव शर्मा जी, आप प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन जम्मू। और कितने दूरगामी प्रभाव खासकर इस कैट बेंच के आने से कितना सुगमता सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को मिलेगी, उस पर अपना मंथन रखेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री BS लाते साहब, वरिष्ठ वकील, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन जम्मू के आप रह चुके हैं, और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री दिनेश चौहान जी, वरिष्ठ वकील। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। सेठी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, 29 अप्रैल के बाद 28 की जो एक गाइड ऑर्डर आया है टू कॉन्स्टिट्यूट दैट कैट कमेटी, कितने महत्वपूर्ण ये जो ऑर्डर सामने आया? देखिए, लास्ट टाइम हम लोग आप ही के प्रोग्राम में थे जब शुरू हुआ ये चर्चा शुरू हुई थी कि कैट का बेंच जो है वो परमानेंट जम्मू में होना चाहिए। और मुझे याद है कि तब भी पैनलिस्ट जो हैं 3 तो हम ही थे बिल्कुल उसमें, और सबकी राय जो है वो एक ही थी। हमारी पॉलिटिकल सोच डिफरेंट हो सकती है, एफिलिएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सोच यही सभी की इस पॉइंट के ऊपर थी कि जम्मू कश्मीर में परमानेंट बेंच होना चाहिए कैट का। और जब तक जम्मू कश्मीर में कैट का परमानेंट बेंच नहीं होगा, ना वो वकीलों के साथ इंसाफ होगा, ना सर्विस क्लास पीपल के साथ जो है वो इंसाफ होगा। और हमने तब भी इंश्योर किया था कि कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में अगर नहीं बनता है तो फिर जो भी कदम उठाने पड़ते हैं हम मिलके सारे के सारे उठाएंगे। अब जो रिलेटिव डेवलपमेंट जो है उसके बाद हुई, जो 29 अप्रैल की जो है वो नोटिफिकेशन आई, इसको मैं एक बड़ी उपलब्धि के तौर के ऊपर ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि जो डिमांड उस टाइम तक आ रही थी वो शायद ये थी कि कैट चंडीगढ़ का एक परमानेंट बेंच जो है वो जम्मू और कश्मीर में बैठे। लेकिन जो लोग उम्मीद करते थे इस चीज़ की, उनको इससे उम्मीद से भी ज़्यादा हो गया। 2 चीज़ों में मैं इसमें रखना चाहूँगा। एक तो ये कि नोटिफिकेशन जो है वो अमेंडमेंट की है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट की शेड्यूल को, और जम्मू का बेंच जो है अब ये परमानेंट बेंच है। अब ये चंडीगढ़ बेंच के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो जम्मू का बेंच जो है इसका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है विद इन जम्मू एंड कश्मीर होगा। दूसरा, जो जम्मू का बेंच है, इसको जम्मू कश्मीर के लिए जो कैट जो बनी है वो अब जम्मू बेंच है। ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जम्मू जो है वो असर्ट कर रहा है। आज तक अगर कोई भी इस तरह की संस्थाएं बनती रही हैं, इंस्टीट्यूशन बनते रहे हैं, तो उनके नामकरण की अगर आप बात करें, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू, बागे बहु हो गया या कुछ और हो गया, तो इस तरह के वो संस्थान जो जम्मू में भी बने, मैं खाली कश्मीर की बात नहीं करता, जो जम्मू में भी संस्थान बने, कोशिश ये रही कि उनका नाम जो है वो किसी तरह से कश्मीर की पॉलिटिकल सोच को आगे बढ़ाए या वैसे हो। और जो कश्मीर में बने संस्थान, उनमें तो कभी जम्मू का नाम जो है किसी ने जिक्र करने की कोशिश भी नहीं की। ये पहली बार हुआ कि जम्मू असर्ट कर रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए जब कैट का बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसका नाम जम्मू बेंच है। अब उसकी जुरिस्डिक्शन जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है। दूसरी बात ये कि हाँ, मैं जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, एडिशनली उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो लद्दाख के लिए भी है। दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया कि इस नोटिफिकेशन के बाद दे आर 2 persons who have been transferred to Jammu and Kashmir CAT,
उनमें से एक जुडिशल मेंबर्स हैं, एक जुडिशल मेंबर हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हैं। लेकिन क्योंकि केसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और चेयरमैन कैट के पास ये पावर है, इख्तियार है कि वो नॉर्मली 2 आदमियों को बैठना पड़ता है एक बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जुडिशल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। लेकिन कैट चेयरमैन के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो एक आदमी को भी ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो एक कोर्ट को होल्ड करें। सो मुझे लगता है कि क्योंकि प्रेजेंटली हमारे पास 2 ही मेंबर हैं, तो उनमें से होगा कि एक आदमी जो है वो जम्मू में बेंच को होल्ड करेगा, एक आदमी जो है वो कश्मीर में बेंच को होल्ड करेगा। लेकिन 2 इशू इसमें पैनल डिस्कशन में जो है मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो चर्चा ज़रूर होगी। 2 इशू कि ज़रूरत कितने बेंचेस की है, क्या 2 बेंचेस बनने से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल। मेरा अपना आंसर अगर मेरे से पूछोगे तो नहीं, 2 बेंचेस बनने से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। मेरी अपनी ये सोच है कि कम से कम यहाँ पे 5 बेंचेस होने चाहिए, 3 जम्मू के लिए और 2 कश्मीर के लिए। और 5 बेंचेस होने का मतलब है, अगर आप एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करते हो चेयरमैन की पावर्स के अंडर, तो 5 बेंचेस को क्रिएट करने का मतलब है कि यू शुड हैव 10 पर्सन्स अपॉइंटेड। हर आदमी, हर एक बेंच जो है जिसमें 2 बंदे जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बैठे, 5 बेंचेस जो हैं वो अगर बनते हैं तो फिर लोगों को इंसाफ जो है वो बेहतर इंसाफ और तेज़ इंसाफ जो है वो मिलने के चांस होंगे। दूसरी जिसके ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस चर्चा में जो है वो अपनी बात जो है वो सारे रखें कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ कैट। अब जम्मू में अगर आप देखें तो जम्मू में कैट की लोकेशन जो है इन्होंने अभी जो फाइनलाइज की है वो अकाउंटेबिलिटी कमीशन का ऑफिस है, जो कि डीसी ऑफिस के साथ लगती है, एक छोटी सी बिल्डिंग है। जब अकाउंटेबिलिटी कमीशन वहाँ पे थी तो वो ठीक था, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमीशन के केसेस का नंबर जो है वो कम होता था। लेकिन अगर आप कैट के केसेस का नंबर देखें, कि जम्मू में भी देखें तो 22,000 के ऊपर केसेस जो हैं बताए जाते हैं कि जम्मू में 22,000 के ऊपर केसेस है। 22,000 के ऊपर केसेस का मतलब कि हर दिन में कम से कम 500 केस लगेगा तभी निपटारा होगा, और फ्रेश केसेस उसके अलावा। तो 500 केसेस का मतलब है कि उन 500 पटिशनर्स, एवरेज भी देखें, हो सकता है किसी केस में 2 या उससे ज़्यादा भी हों पटिशनर्स, तो 500 ही पटिशनर अगर आप सोचें, और एडवोकेट्स अगर आप कम से कम 250, 200, 300 एडवोकेट भी सोचें जिन्होंने वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर जाना है, 800 आदमियों के जाने के लिए जगह क्या अकाउंटेबिलिटी कमीशन में है? वहाँ पे 20 आदमी अगर जाके खड़े हो जाए अकाउंटेबिलिटी कमीशन में तो वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी कमीशन का दफ्तर जहाँ पे है वहाँ पे रजिस्ट्री ऐसी क्रिएट करना जिसमें 20,000 के करीब जो है फाइल्स रखी जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। और पार्किंग कहाँ पे दोगे? आज डीसी ऑफिस की अपनी पार्किंग जो है वो गुजरनगर तक जाती है और दूसरी साइड से सर्कुलर रोड तक जाती है। बिल्कुल। अब ये लोग जो एडवोकेट्स जाएंगे या क्लाइंट्स जाएंगे जिनकी 800-900 गाड़ियां जो हैं वो लगनी हैं, उन 800-900 गाड़ियों के लिए जगह कहां पे आएगी पार्किंग के लिए? सो इट विल बी ए टोटल कमोशन। मैं ये जरूर चाहूंगा, मैं इस आपकी तवज्जो सिर्फ एक चीज के ऊपर दिला के इस बात को फिलहाल रोकूंगा। पिछले 1 हफ्ते में जैसी जानकारी मिली है उसके हिसाब से हाई कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर ही एक बड़ी बिल्डिंग जो है उसका अप्रूव इन्होंने किया है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के नाम पे या किसी और नाम के ऊपर जो है वो शुरू कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि तकरीबन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, आई एम नॉट वॉचिंग फॉर दैट, कि 8 मंजिला बिल्डिंग जो है वो बनेगी जो जुडिशल एकेडमी है उसके पास, जिसमें कोर्ट्स को हाउस किया जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके लिए 200 कुछ करोड़ रुपया जो है वो आ भी गया है, और शायद उसका जो है वो वर्क जो है उसको दिया भी है, किसी को अलॉट किया है किसी फर्म को, ऐसी इंफॉर्मेशन है। और ऐसी वकीलों की डिमांड भी रही है कि जितने बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे स्पेशल ट्रिब्यूनल हो गया, अब जैसे रजिस्ट्रेशन का मसला था तो रजिस्ट्रेशन की कोर्ट्स जो होगी, और बाकी भी जो है कोर्ट्स जो जम्मू हाई कोर्ट कम्प्लेक्स, मतलब जिसको आप कोर्ट कम्प्लेक्स कहेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसमें है, जो उसके बाहर काम करती हैं, तो इन सभी कोर्ट्स के लिए प्रावधान उस नई बिल्डिंग में हो या उसी कम्प्लेक्स के अंदर हो, और ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वही इंसाफ होगा। क्योंकि वकीलों के लिए अगर आप देखोगे, वकील हों और क्लाइंट हों, तो उनके लिए पार्किंग की जगह जितनी अवेलेबिलिटी जो है वो हाई कोर्ट कम्प्लेक्स के बीच में है, उतनी पार्किंग की जगह जम्मू में आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो अगर ये कैट का कम्प्लेक्स कोर्ट प्रेमिसेस के बीच में हो जाता है या कोर्ट प्रेमिसेस के साथ, हमारी पहले डिमांड थी कि रजिस्ट्रेशन का ऑफिस जो है वो कोर्ट के साथ ही एक बिल्डिंग है जो पीडीसी के पास है, तब इन्होंने नहीं माना।
लेकिन अगर कैट की सिटिंग जो है उस पीडीसी बिल्डिंग में कर दे जो कोर्ट के साथ है, वकील अपनी गाड़ियां भी लगा सकते हैं, वकील बाकी काम भी कर सकते हैं कोर्टों का। किसी को अगर आप अकाउंटेबिलिटी कमीशन में करोगे वहां से कोई वापस नहीं जा सकेगा, क्लाइंट्स को भी परेशानी होगी, वकीलों को भी परेशानी होगी। मुझे लगता है कि टेम्पररली जो है वो पीडीसी की बिल्डिंग में जो है वो कैट को शिफ्ट करना चाहिए और परमानेंटली उसको इसी कॉम्प्लेक्स के बीच में, चाहे वो कैट हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे बाकी ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस, स्टेट कमीशन कल बनेगा, कंज्यूमर कमीशन बनेगा और बाकी कोर्ट्स हैं, ईएफटी है, वकील जाते हैं वहां पे सड़क के ऊपर उनको खड़ा कर दिया जाता है जब तक आर्मी वाले उनकी चेकिंग नहीं करते। ये कौन सी वकालत है? तो उन सभी को कोर्ट के अंदर ही आना चाहिए, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को कोर्ट के बीच में ही बैठना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो है सभी के सभी जो है वो वैसे हैं कि जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, इसके ऊपर ज़रूर बात अपनी रखनी। सर साहब, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं और ये मान के चलें कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 18th कैट बेंच, जम्मू बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। अब उसके आगे की क्या क्या तैयारियां हैं उसको लेकर चर्चा आपने की है। अभिनव जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले मुबारकबाद की जम्मू कैट बेंच अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि लगातार फॉलो किया जा रहा है आपके द्वारा इस पूरे प्रोसेस को लेकर। क्या कहेंगे, कितना प्रभाव खासकर आने वाले समय में इसका नज़र आएगा? देखिए, ऐसा है, जैसा सेठी साहब ने कहा और जैसा सलाथिया साहब ने लास्ट टाइम कहा था, 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आई जो कि JNK यूटी और लद्दाख यूटी के एम्प्लॉइज़ के सर्विस मैटर्स की जुरिस्डिक्शन जो है वो कैट बेंच चंडीगढ़ को कन्फर की गई। उस पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस लोगों ने अटैच की उसको। बड़े लोगों ने कहा कि अब हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। उसी दिन ट्वीट आ गया कंसर्न मिनिस्ट्री से दैट लिटिगेंट्स द सर्विस क्लास which is a litigant and lawyers from JNK need not go to Chandigarh, their cases shall be heard and decided in Jammu। उस स्टेटमेंट का मतलब था कि चंडीगढ़ बेंच का एक सर्किट बेंच परमानेंटली जम्मू बिठाया जाएगा। सेपरेट बेंच जम्मू बेंच नहीं, उसका मतलब था चंडीगढ़ कैट का एक सर्किट बेंच जम्मू में परमानेंटली बिठाया जाएगा। और हमारी डिमांड थी कि जम्मू में परमानेंट बेंच होना चाहिए। उस समय हम में से किसी ने नहीं ये कहा कि वो सेपरेट बेंच JNK के लिए होना चाहिए। बाद में हमने वो आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ क्या, 29 को ये नोटिफिकेशन आती है, 30 को एक बीजेपी के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम जाता है होम मिनिस्टर को और DOPT मिनिस्टर को कि उसमें 3 बेंच उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है जम्मू के लिए और 2 बेंच रिक्वायरमेंट बताई है कश्मीर के लिए। उसके तीसरे दिन मेरा मेमोरेंडम जाता है होम मिनिस्टर साहब को भी और DOPT कंसर्न मिनिस्टर को भी कि 3 बेंच जम्मू में होने चाहिए, 2 कश्मीर में होने चाहिए। वो हमने ये नहीं लिखा था कि सेपरेट बेंच होने चाहिए, हमने कहा था चंडीगढ़ के मेंबर्स आप 10 यहाँ भेज दो। जैसे सेठी साहब ने कहा, मेंबर्स अपॉइंट करने के 3-4 तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में। पहला तो है किसी वकील को भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर वो एलिजिबल है। कोई सेशन जज अगर 10 साल उसने सर्विस की उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। ऑलरेडी अपॉइंटेड मेंबर को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और एक प्रावधान और है, सिटिंग हाई कोर्ट जज को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड थी कि कम से कम 3 बेंच जम्मू में होने चाहिए, 2 कश्मीर में होने चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हम सब ने इसको परस्यू किया, अपने अपने लेवल पे सब ने परस्यू किया। बिल्कुल, सेठी साहब ने भी किया, मैंने भी किया, सलाथिया साहब ने सोशल मीडिया में किया, हमारे बाकी दोस्त बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, शकील साहब बैठे हैं, सब ने अपने लेवल पे किया। ये जॉइंट एफर्ट है। मैं अगर कहूँ कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की विक्ट्री नहीं है, ये लायर्स कम्युनिटी की विक्ट्री है। ये मैं ये कहूँगा, जैसे आपने पहले कहा कि मैं बाहर का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा जोर लगाया गया कि जम्मू में एक सेपरेट बेंच होना चाहिए। अब देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान में 17 बेंच थे, ये 18th सेपरेट बेंच जम्मू कश्मीर को मिला। बिल्कुल, और जिसका नाम, जैसे इन्होंने सेठी साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, जम्मू बेंच मिला। पहली बार जम्मू कश्मीर रियासत थी, जम्मू कश्मीर यूटी है। नाम जम्मू का पहले आता था लेकिन रखते जम्मू वालों को पीछे थे। पहली बार जम्मू एटलीस्ट सिंबॉलिकली आगे रखा गया है। और ये क्या है, ये 18th बेंच है। अब ये अगर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ी, मैं तो अभी यही कहूँगा कि यहाँ मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, 6 जम्मू के लिए, 4 कश्मीर के लिए। और ये ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर
क्योंकि जैसे चंडीगढ़ एक सेपरेट बेंच था, उसके अंडर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ यूटी आती थी और J&K स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के केस आते थे। हो सकता है अगर यहाँ पे 10 मेंबर बने तो इसके बाद जम्मू बेंच की ज्यूरिसडिक्शन हिमाचल को भी जा सकती है, लद्दाख को भी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये हम सब के लिए विक्ट्री है। दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा सेठी साहब ने कि देखिए ये बहुत मुश्किल था लायर्स के लिए चंडीगढ़ जाना। मैं भी चंडीगढ़ जाता रहा हूँ, सेठी साहब भी जाते रहे, मेरे सीनियर ब्रदर बैठे ये भी जाते रहे। हमें पता है जब हम जम्मू छोड़ के चंडीगढ़ केस करने जाते हैं तो हम किस लेवल की फ़ीस चार्ज करते हैं, कितनी इनकन्वीनियंस जो है वो लिटिगेंट को होती है। यहाँ से आप गाड़ी में जाएंगे, पूरा दिन लगेगा, फिर आप होटल में रहेंगे, फिर दूसरे दिन केस करेंगे, फिर शाम को आएंगे। तो ये बड़ा हिस्टोरिक फैसला है। J&K यूटी बनने के बाद एक सेपरेट बेंच कैट का जम्मू को अलॉट किया गया है। नेक्स्ट इशू है कहाँ पे ये कैट हाउस होगा, कहाँ ये सिचुएटेड होगा। देखिए ऐसा है, कोविड-19 की जगह से लॉकडाउन चल रहा है। मैंने भी कैट की बिल्डिंग भी देखी और पीडीसी वाली बिल्डिंग भी देखी। पीडीसी की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल कोर्ट परिसर के साथ है। ये बिल्कुल सही है बात कि पीडीसी की बिल्डिंग में अगर कैट शिफ्ट हो जाए तो पार्किंग की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। उसका कारण ये है, बिल्कुल पीडीसी की बिल्डिंग के साथ कम से कम 200-250 गाड़ियाँ लगने का प्रोविज़न है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में पार्किंग फैसिलिटी पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी इंस्टीट्यूशन से सबसे बड़ी है। मेरे पिछले टेन्योर में 2016 में तकरीबन 112 कनाल में पार्किंग बनी थी 4 करोड़ के एक्सपेंसेस से। अभी भी वहाँ पे कम से कम 700-800 गाड़ी लग सकती है। लेकिन मैंने वो बिल्डिंग देखी। अगर आप बिल्डिंग की बात करें एकोमोडेशन की, तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन की एकोमोडेशन ज़्यादा है लेकिन पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। इस बिल्डिंग में 10 रूम्स हैं, मैं खुद देख के आया हूँ। तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन में 17 रूम्स हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में जो बड़े हॉल नहीं हैं जहाँ पे कोर्ट बनाए जा सकते हैं, 3-4 कनाल जगह खाली पड़ी है इस बिल्डिंग में। अगर गवर्नमेंट चाहे फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी हो सकता है, 3-4 कनाल जगह खाली पड़ी है, 2 महीने में कमरे खड़े हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सब यहाँ बैठे हैं, लायर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सलाथिया साहब ने 3 बार रिप्रेजेंट किया, सेठी साहब ने किया है, चौहान साहब अपनी कैपेसिटी में करते हैं, मैं अभी भी कर रहा हूँ। देखिए होना तो ऐसा चाहिए कि सारे जुडिशल इंस्टीट्यूशंस और क्वासी जुडिशल ये एक बिल्डिंग में होने चाहिए। हाई कोर्ट की बिल्डिंग नहीं, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के आसपास होने चाहिए ताकि लायर्स कम्युनिटी को कन्वीनियंस हो। उससे क्या है, जम्मू एक छोटी जगह है, हम जम्मू को कंपेयर नहीं कर सकते चंडीगढ़ के साथ, हम मुंबई के साथ या दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में क्लासिफिकेशन है, एक्सपर्टीज़ है। जो वकील कंज्यूमर का काम करता है वो सारा दिन कंज्यूमर का काम करता है, जो टैक्सेशन का काम करता है वो टैक्सेशन का करता है, जो सर्विस का करता है वो सर्विस का करता है। यहाँ पे ऐसी लिटिगेशन अवेलेबल नहीं है। हर एक वकील को हर एक नेचर का केस करना पड़ता है, तो उसको डिफरेंट कोर्ट्स में अपीयर होना पड़ता है सारे दिन। देखिए अब हाई कोर्ट की टाइमिंग थी 8:30 से 1:30, हाई कोर्ट की टाइमिंग हो गई 10 से 4। हालांकि मैंने टाइमिंग से पहले ही रिप्रेजेंटेशन दी थी कि जो पास्ट प्रैक्टिस 92 ईयर से है कि समर्स में जम्मू के समर जोन में वो 8:30 to 1:30 होनी चाहिए। और जब ये होगी उसके बाद में मैंने रिव्यू के लिए दे दी है बार एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन इसमें भी देखिए दिक्कत कितनी बड़ी आने वाली है। एक हाई कोर्ट 8:30 to 1:30, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स 8:30 to 1:30 पहले समर जोन में, अब 10 to 4, कैट होगी 10 to 4, कंज्यूमर कमीशन होगी 10 to 4, AFT होगी 10 to 4, स्पेशल ट्रिब्यूनल होगा 10 to 4, रेवेन्यू कोर्ट्स होंगी 10 to 4, इवन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होंगे 10 to 4। अब 8:30 to 1:30, 10 to 4, वकील को सुबह 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 5 बजे घर वापस आना पड़ेगा। इसके ऊपर बैठ के चर्चा करने पड़ेगी हमको इन सभी विषयों पे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में हम बैठेंगे, कैसे लायर्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हम कुछ प्रावधान बना सकें, इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा सब। अरुण जी, जैसा आपने कहा कि एक जॉइंट एफर्ट सभी के द्वारा, लॉयर्स कम्युनिटी द्वारा हुआ है और एक सक्सेस
जम्मू कश्मीर को मिली है और अल्टीमेटली ये माना जाए कि जो नॉमेनक्लेचर मैं जम्मू इसमें थोड़ा ऐड करूंगा जी giant effort of the legal fraternity, and we are thankful to the concerned minister DOPT who not only provided a permanent circuit bench but a full-fledged separate 18th bench for J&K. और नॉमेनक्लेचर जो रखा गया है जम्मू जम्मू बेंच अपने आप में एक हिस्टोरिक है। सलाहते साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, जो 2 मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं और कैट बेंच की 18th कैट बेंच की हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या, क्योंकि ये कंसर्न सेठी साहब ने भी उठाए हैं और अभिनव जी ने कहा है कि 2 मेंबर्स कम है, कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए। विवेक जी, आज की डिस्कशन जो है जी ये ट्रेसेबल है 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन। मैं ये कहूँगा कि पहली नोटिफिकेशन जो हुई इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत, जिसके तहत चंडीगढ़ बेंच बना था, वो हुई थी 26 जुलाई 1985। चूँकि उस समय 370 था, हमारी स्टेट थी 370 था, तो इस J&K को कैट बेंच में चंडीगढ़ में इंक्लूड नहीं किया गया। अब जब हम यूटी बन गए, हमारी स्टेट यूटी बन गई, लद्दाख अलग से हो गई, JK अलग से हो गई, तो आ गई 29 अप्रैल 2020 की नोटिफिकेशन, जिसका इत्जाज़ किया गया, वकीलों ने भी किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी किया, इंडिविजुअल्स ने भी किया, सोशल एक्टिविस्ट ने भी किया। लेकिन थोड़ा सा मुझे गिला है इस बात का कि जब पिछली डिस्कशन हमने की जी तो ये सामने आया कि शायद जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन कर रहे हैं। बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन क्या थी? उस पैनल में जो आपने पिछली डिस्कशन कराई, सेठी साहब एक पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, अभिनव जी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, प्रेसिडेंट भी हैं हमारे, ड्यूल कैपेसिटी है इनकी, शकील साहब थे इंडिपेंडेंट आदमी। मुझे कहा जाता है कांग्रेस का आदमी हूँ, लेकिन सभी को पता है कि मैं कितना कांग्रेसी हूँ और कितना इंडिपेंडेंट हूँ। अल्टीमेटली इस बात पर तबसरा हुआ, सेठी साहब से स्टार्ट हुआ कि भाई नोटिफिकेशन आ गई है, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है? इस बात पर किसी ने डिसेंशन नहीं दी। सभी ने ये कहा कि परमानेंट बेंचेस जम्मू और श्रीनगर में होने चाहिए। ये कहना कि हमने सर्किट बेंच की बात की, नहीं, सेठी साहब ने ही स्टार्ट की थी और हमने एंडोर्स किया सभी ने कि जम्मू कश्मीर में इतने केसेस हैं बिल्कुल कि जम्मू में भी परमानेंट बेंच होने चाहिए, श्रीनगर में भी परमानेंट बेंच होने चाहिए, और जो यहाँ तक लद्दाख का तल्लुक है, उन लोगों को अगर तकलीफ़ ना देनी हो तो उनको भी श्रीनगर सुना जा सकता है या वहाँ सर्किट बेंच भेजा जा सकता है। अब जो नोटिफिकेशन आई, उस समय मुझे याद है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा था कि इस 29 अप्रैल की नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है बार की तरफ से, जिसमें ये रिक्वेस्ट की है इन्होंने कि इसको अमेंडमेंट की जाए, इसमें प्रोविज़ो ऐड किया जाए कि यहाँ बेंचेज होने चाहिए। ये बात दुरुस्त है। अब जैसे इन्होंने बताया, अक्सर ये रिएक्ट करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पता बड़ी मुश्किल से चलता है। अभी टाइमिंग की बात है जी इन्होंने भी कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन एक और रिप्रेजेंटेशन सेठी साहब भी कर रहे हैं, साइन हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमने हमेशा देखें, ये जो कैट की अपोजिशन थी या कैट के बारे में जो हमारा ग्रीवेंस था, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इन्होंने कहा कि इनके प्रधान साहब ने भी कोई रिप्रेजेंटेशन दी, एक अपनी पार्टी जो इन्हीं के अमा पर बनी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी श्रीनगर में, श्रीनगर की बार एसोसिएशन ने भी वो किया, एहतजाज किया, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी एहतजाज किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब राइट डायरेक्शन में सभी लोगों ने एक बात की तो आज उसका रिजल्ट आ गया। बिल्कुल। अगर हम अपनी अपनी बात करते
अगर प्रधान साहब ने रिप्रेजेंटेशन दी तो मैं कहूँ नहीं जी ये कौन है, मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। कल को चौहान साहब कहेंगे जी मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। तो जब आपने किसी चीज़ को अचीव करना हो, ये मेरी सभी दोस्तों से अपील है कि जब भी कोई हमने किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करना हो तो जिस अथॉरिटी से हमने अचीव करना होता है उसको ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम किसी पॉलिटिकल मोटिवेशन से कर रहे हैं। हम सभी इकट्ठे होके एक बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब अथॉरिटी को ये लगा कि जम्मू कश्मीर में सभी लोगों ने यकसा तौर पर आवाज़ उठाई है तो रिज़ल्ट सामने आ गया। अब अगर ये पता चलता उनको कि नहीं सलाथिया अपनी बात कर रहा है, चौहान साहब अपनी कर रहे हैं, अभिनव जी अपनी कर रहे हैं, सेठी साहब अपनी कर रहे हैं, तो कोई अचीव होने वाला नहीं था। आज मैं आपके माध्यम से इस बात की मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने ये बेंच बनाया, परमानेंट बेंच बनाया, उनको अल्टीमेटली इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बात जो थी, जो हमारा ग्रीवेंस था, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं थी। ये उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन को ठीक किया कि हमारी जो बात थी वो जेन्युइन थी। दैट्स वाई उन्होंने जम्मू कश्मीर में परमानेंट बेंचेस देने का फैसला किया। और ये नहीं कि जम्मू में ही, जो नोटिफिकेशन है वो श्रीनगर की भी बात करती है कि बेंचेस जो हैं श्रीनगर भी जाएंगे और परमानेंट तौर पर बेंचेस रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि इनके प्रेसिडेंट साहब ने, और वो बड़े वोकल हैं, मैं जानता हूँ, जाती तौर पर जानता हूँ। रजिस्ट्रेशन का इशू बना, बीजेपी के प्रेसिडेंट पहले आदमी थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के इशू की पूरी सपोर्ट की, और गलती कहीं रही वो हमारे लेवल पर रही। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड शुरू होती थी कि जो रजिस्ट्रेशन पावर है ये जुडिशियल ऑफिसर को रिस्टोर की जाए। क्यों? क्योंकि 2011 में भी हमने एजिटेशन लड़ी रजिस्ट्रेशन की। एक ही डिमांड थी कि रजिस्ट्रेशन पावर जो है नॉट विद स्टैंडिंग, उस समय यूटी नहीं थी। उस समय आपको याद होगा, आपने ही डिस्कशन करवाई थी। एक राथर साहब आए थे, लहर साहब, महरूम वो थे, मैं था, हम 3 आदमी थे। तो उस समय JNK की स्टेट गवर्नमेंट थी। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कुछ लोग थे जो प्रॉपर्टी में डील करते थे, उन लोगों ने अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, जहाँ उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्होंने एक कोशिश की कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास जाए। उन्होंने जो इसके सेल टैक्स के ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट किया था, लेकिन हमने एहतजाज किया सभी ने इकट्ठे होके, और डिमांड हमारी क्लियरिटी थी, उसमें कोई धुंधलापन नहीं था। हमारी डिमांड थी कि रजिस्ट्रेशन की पावर जो है जुडिशियल ऑफिसर को रिस्टोर की जाए। सर साहब कैट पे बात करेंगे। ना, मैं कैट पर नहीं, चूंकि इन्होंने ये बात की ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अदरवाइज इट वाज नो इशू। क्या ये उस समय क्या ये एक बेंच काफी है? इसके अलावा मेंबर्स की जरूरत है? 1 मिनट, वो बड़ी लंबी डिस्कशन है। सेठी साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूँ, 10 मेंबर चाहिए कम से कम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय बड़ी क्लियरिटी से ये बात की गई, और अल्टीमेटली हमने रजिस्ट्रेशन पावर जो है कोर्ट ने इंटरफेयर करके कॉन्स्टिट्यूट करके बेंच रिस्टोर की, किसको? जुडिशियल ऑफिसर को। और वो आज दिन तक यहाँ चल रही थी जब ये ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे इस बात का गिला है कि हमने डिमांड शुरू की रिस्टोर करो जुडिशियल ऑफिसर को, और बाद में जब नेगोशिएट करने की बारी आई तो हमने ये कह दिया नहीं जी इसको कोर्ट के आगे पीछे रखो। तो ये तो बेसिक डिमांड के खिलाफ बात गई, इसलिए हम उसको अचीव नहीं कर सके। अलबत्ता जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, लोग बाकी पार्टियों वाले हमारे साथ थे, वी कुड हैव अचीव दैट डिमांड। और उस बात से नुकसान हुआ हमें, हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। हम तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, लेकिन जो बच्चे रजिस्ट्रेशन में काम करते हैं, आज देखें
क्या हालत हो रही है। रेवेन्यू एजेंसी जो कर रही है 2-2 महीने वहाँ डॉक्यूमेंट ही नहीं रजिस्टर हो रहा है। तो मैं कहता हूँ जब जब भी हम इकट्ठे होके एक क्लियरिटी के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट करके कोई भी बात की एजिटेशन करेंगे उसका अचीवमेंट होगी। और यही रिज़ल्ट है कि हमने 28 मई की जो नोटिफिकेशन है। साहब, आपने भी कहा कि जो टिप्पणी करते हैं उनको ये कहा जाता है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक जॉइंट एफर्ट था और उसका रिजल्ट हम सबके सामने। चौहान साहब, सर्विस मैटर्स की हम बात कर रहे हैं और सबसे खुशाइन बात है कि 29 अप्रैल की जो नोटिफिकेशन जो ऑर्डर आया था, अंततः कैट बेंच की स्थापना हो चुकी है। कुल मिलाकर, क्योंकि सर्विस मैटर्स आप भी डील करते हैं, लगभग 30-32 हज़ार जो सर्विस मैटर्स के केसेस थे, जम्मू की अगर बात करें 22 हज़ार के आसपास केसेस थे, कितनी रिलीफ उन लोगों को मिली होगी? और जो लोकेशन की बात उठ के आ रही है, क्या एक फिजिबल लोकेशन होनी चाहिए? देखिए विवेक जी, मैं कन्फाइन यही करूँगा कैट के ऊपर और लोकेशन और उसके बेंचेस के ऊपर, उसके बाहर नहीं जाऊँगा। पहले तो 28 मई जो थी दैट वाज ए हिस्टोरिक डे यूटी के लिए कि यहाँ पे परमानेंट बेंच, जैसे हमने परमानेंट बेंच की बात की थी, लेकिन इतनी जल्दी अचीव हो गया कि वो सबके मुबारक की बात है। उसमें लीगल फैटर्निटी, एवरी लॉयर हैज़ कंट्रीब्यूटेड, चाहे उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी से है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, जितने भी यहाँ पे हैं, अपोजिशन में है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस आई है, इन सब ने लेटर्स लिखी। बीजेपी ने लिखी क्योंकि वो पावर में है, लेकिन एक जॉइंट कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से हमें ये परमानेंट बेंच मिल गया और ये बहुत बहुत मुबारक की बात है। और ये एक रिलीफ है जम्मू लॉयर्स के लिए, JNK के यूटी के लॉयर्स के लिए, एज वेल एज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, कि अब उनको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, हर चीज़ यहीं पे होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो इतना ज़्यादा है कि उसको 2 मेंबर जो इन्होंने पोस्ट किए हैं उनके लिए टैकल करना, जैसे सेठी साहब ने कहा, वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। क्योंकि अगर हम मान लें कि आज की डेट में 31,000 केसेस भी पेंडिंग है, तो 500 केस जैसे इन्होंने कहा, रिपीट में कर रहा हूँ, उसको सुनवाई करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा रेगुलर जो है वो 30 से 50 के बीच में केसेस वो भी ऐड होते जाएंगे। तो पहले सबसे ये चाहिए कि इसमें नंबर जो है बेंच का वो इंक्रीज़ किया जाए, और आई एग्री कि 10 से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, चेयरमैन साहब को यहाँ मैं एक फर्दर एडिशन करना चाहूँगा, सब्जेक्ट टू व्हाट माय कुलीग से। जैसे स्टेट यहाँ हाई कोर्ट में बड़ी प्रिविलेज्ड लिटिगेंट है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये पेंडेंसी क्यों है, ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि सालों साल यहाँ पे जवाब नहीं दिया जाता है। जो केसेस फाइनल हियरिंग के लिए जाते हैं, 2002 के केसेस यहाँ पे पेंडिंग है। जब वो फाइनल हियरिंग के लिए जाता है, स्टेट का काउंसिल वो कहता है जी मैं नया वकील आया हूँ। अरे भाई, आप नए आए हो, केस तो पुराना है। और उसको एक बड़ा कैजुअल अप्रोच के साथ टाइम दे दिया जाता है कि साहब फर्दर टाइम इज़ गिवन। अब वो पीछे बैकलॉग में चला जाता है, जिसको लिस्टिंग में एक प्रॉब्लम आती है। जितनी देर तक हम टाइम लिमिट फिक्स नहीं करेंगे फॉर फाइलिंग ऑफ रिप्लाई, जैसे CPC में है, ऑर्डर 8 है कि रिटन स्टेटमेंट आपने कितनी, रूल 1 कि आपने इतनी देर में फाइल करना है। इसी तरह यहाँ पे अगर 1 मौका, 2 मौका या 3 मौके दिए जाएं, उसके बाद ये डिस्पोजल हो पाएगा। अदरवाइज़ ये 30,000 केसेस में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कई जगह पे अभी रिप्लाई 50% में तो रिप्लाई नहीं होंगे। अभी एडवोकेट जनरल साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है और मीटिंग भी मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर में उन्होंने की है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें सिस्टम को खुद भी सुधारने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम बेंच, उसको हमें भी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ये 10 का हो गया और थोड़ा सिस्टम रेगुलेट हम करें तो ये काफ़ी डिस्पोजल अच्छा हो सकता है। अब मैं आऊँगा लोकेशन के ऊपर। आई एग्री, सेठी साहब ने जो कहा कि वहाँ पार्किंग की इज़ ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी है और वहाँ पे वकीलों का खड़ा होना भी पॉसिबल नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, वैसे तो ये एक जगह ही सारी कोर्ट्स होनी चाहिए। इसके अलावा इन एडिशन मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप सब एग्री करते हैं। अब क्योंकि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल वो है, अपर हाउस ख़त्म हो गया है, वो बिल्डिंग बहुत बढ़िया बिल्डिंग है
अगर उसको अगर कन्वर्ट करके वहाँ पे कैट का बेंच बनाया जाए, एक तो वहाँ अकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा पार्किंग की बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पेशल ट्राइब्यूनल जो होता था वहाँ बहुत बड़ी पार्किंग है। मेरे ख्याल से अगर वहाँ पे ये शिफ्ट कर दें आफ्टर, अगर वहाँ पे मेच्योर नहीं होता हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में या उसके पास, तो आई थिंक ये एक बेटर सजेशन है। इसके लिए हमें सोच विचार करना चाहिए और इमीडिएटली रिड्रेसल होना चाहिए इसका। सेठी साहब, आपने सबके वक्तव्य सुने, चौहान साहब की बात से मैं शुरू करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि टाइम लिमिट और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस होना चाहिए, क्योंकि 2002 के केसेस भी पड़े हैं और ऐसे में कैट बेंच से खासकर एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी ही निपटारा हो सके, क्योंकि कैट बेंच के ऊपर जो अपीलेट अथॉरिटी है हाई कोर्ट ही है। ऐसे में क्या प्रयास, क्योंकि सिंस यू आर द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी एंड एफिलेटेड विद द भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रयास आपका रहेगा कि मेंबर्स की संख्या में इजाफे की बात की जा सके? देखिए, जो चौहान साहब ने कंसर्न शो किया है, बेसिकली ये कंसर्न हम सभी का है जी। हम सभी कंसर्न हैं एज एडवोकेट्स आल्सो। और अगर हम बात करें तो सर्विस क्लास के जो लोग हैं जो कोर्ट में आते हैं, उनकी बहुत बड़ी ग्रीवेंस है कि उनके केसेस का निपटारा जो है वो टाइम पे नहीं होता। बिल्कुल सही बात। अगर आप पिछले 6 महीने में देखें तो हाई कोर्ट ने एक स्पेशल लिस्ट निकाली, काज लिस्ट में एक स्पेशल लिस्ट ऑफ केसेस आती थी, वो केसेस जो इन्फेक्शस हो गए हैं बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम। तो वो केसेस जो इन्फेक्शस हो जाते हैं बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम, वो इस सिस्टम की बेइज्जती है। आई फाइंड इट इंसल्टिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन कि कोई आदमी आपके पास इंसाफ लेने के लिए आया और आपने उसको इंसाफ नहीं दिया टाइम में, और अल्टीमेटली आप उसको 5 साल के बाद 10 साल के बाद जाके कहते हो कि आपको इंसाफ तो मिल सकता था, लेकिन हमारी गलती है, हम आपको इंसाफ नहीं दे पाए, लेकिन अब हम आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। तो ये जेन्युइन कंसर्न है कि जो भी लिटिगेशन फाइल होती है, एंड दिस विल अप्लाई टू द हाई कोर्ट आल्सो, क्योंकि हाई कोर्ट सर्विस मैटर्स निकलने के बाद फिर भी बाकी लिटिगेशन हाई कोर्ट में रहेंगी। जब तक इंसाफ टाइम बाउंड नहीं होगा, रियल जस्टिस जो है वो नहीं होगी। हर इंसाफ, चाहे वो सिविल केस में होगा या क्रिमिनल केस में हो या रिट पिटीशंस में हो, उसको टाइम बाउंड होना ही चाहिए। अब मैं और सलादिया साहब क्रिमिनल साइड पे काफ़ी काम करते हैं, तो पिछले दिनों में आप देखिए कितने केसेस हैं कि मर्डर केस में ट्रायल को चलते हुए 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, और 10 साल के बाद आदमी को सज़ा मिलती है या उसको इक्विटल मिलता है, जिसमें आपको 14 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है, 14 साल के बाद रेमिशंस के बाद बंदा छूट सकता है। तो 14 साल की टोटल सज़ा में से 10 साल तो आपने उसको जेल में डाल दिया ट्रायल के दौरान। अगर वो इक्विटल लेगा भी तो 2 या 3 साल, 14 साल में से 10 साल या 11 साल निकल गए, वो कहाँ गए? और अब जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से है कि मर्डर केसेस में अगर आप कन्विक्शन भी हो जाती है, 10 साल से ज़्यादा अगर आपको अंदर हो गए तो आप बेल ले सकते हो। तो हो ये रहा है कि जो लोग 10 साल से ज़्यादा ट्रायल में अंदर रहे, ट्रायल के दौरान वो कन्विक्ट भी हो जाते हैं, तो हाई कोर्ट में जाके जो है वो अपील फाइल करेंगे और बेल ले लेंगे। वो तो लोग कहते हैं कि हमारे को तो आप कन्विक्शन ही कर दो। ये फ्रस्ट्रेशन की लिमिट है कि जहाँ पे लिटिगेंट कहता है कि जनाब हमारे अगेंस्ट ही फैसला कर दो, लेकिन करो तो सही, इन्फेक्शस मत करो। ये जेन्युइन कंसर्न है चौहान साहब ने जो शो किया है, चाहे वो कैट के बेंचेस होंगे, चाहे वो बाकी कोर्ट्स हों। टाइम लिमिट जो है जैसे सीपीसी में है, वैसे ही प्रावधान जो है वो कैट की रूल्स में भी है और उसको वैसे ही होना चाहिए। लेकिन ये जो आप कह रहे हो, उसके लिए आपको प्री सपोज करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ जो है वो सफिशिएंट है। बिल्कुल। अगर 2 बेंचेस होंगे या 3 बेंचेस होंगे और फिर आप उनसे उम्मीद करो कि आप टाइम बाउंड करके हर चीज को रख दो, तो वो टाइम बाउंड होने के बावजूद भी जो है आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ कन्फाइन अपने आप को कैट के इशू के ऊपर कर रहा हूँ, बाकी रजिस्ट्रेशन या टाइमिंग वगैरह के इशू पे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो आज का एजेंडा नहीं है। उस पर जब आप इन्वाइट करेंगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ओवरऑल एक मैं इसको कैट के नोटिफिकेशन को एक जीत नहीं समझता हूं, मैं इसको जीत की तरफ एक कदम समझता हूं। ये फर्स्ट स्टेप है, राइट डायरेक्शन में हुआ, और इसके लिए कोई खाली बीजेपी या खाली लायर्स कम्युनिटी जो है वो उसके लिए कहें कि हम ही लोग जो है हमने करवा दिया, ऐसी बात नहीं है। ये सभी की कंसर्टेड एफर्ट थी और सभी की एफर्ट जो है अलग अलग जगह से एफर्ट कर रहे थे, लेकिन डायरेक्शन एक थी। जब डायरेक्शन एक होती है और बंदे अलग अलग जगह से भी कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रीम जो है वो एंड करती है, उसको समुद्र में पहुंचना है, वो वैसे ही पहुंचेगी। तो ये अलग अलग लोगों की एफर्ट, जहाँ पे सलादिया साहब की सुनवाई हुई, सलादिया साहब ने भी बात की, जहाँ पे शकील साहब की सुनवाई थी, शकील साहब ने भी बात की।
हमसे जो छोटी मोटी एफर्ट हो सकती थी हम लोगों ने भी की। अभिनव जी तो पोजीशन होल्ड करते हैं एज लीडर ऑफ बार, इनकी ज़्यादा सुनवाई थी। तो किसी की बड़ी एफर्ट, किसी की छोटी एफर्ट मिल के डायरेक्शन एक हो तो रिजल्ट आता है। इस चीज़ के ऊपर भी जहाँ पे लोकेशन की बात होगी, स्ट्रेंथ ऑफ जजेस की बात होगी, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर की बात होगी, एक्सपेडिशियस जस्टिस की बात होगी, हम सभी मिलके कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको कहूँ कि आप मेरे साथ ही आ जाओ, बीजेपी में ही आके बात करो या अभिनव जी के साथ आप कोशिश करिए। तो कुल कोशिश जो है, अगर इसकी डायरेक्शन ये है कि लोगों को इंसाफ दिलवाना है, और कुल डायरेक्शन ये है कि वकीलों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, और कुल कोशिश अगर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो मजाक नहीं हो। बिल्कुल। आज आप कैट को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो या ऐसी लोकेशन वाइज देते हो जो अल्टीमेटली मजाक दिख जाए, जिसमें इंसाफ हो नहीं पाए, तो वो गलत बात होगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कैट का बेंच बनता भी है और फिर उसमें डेटे पड़ जाती, कैट बनने से लोगों को उम्मीद जगी है। देखिए, कैट जो है वो स्पेसिफिकली एक क्लास ऑफ केसेस को ही डील करेगी, वो खाली सर्विस मैटर को डील करेगी। हाई कोर्ट के पास नंबर ऑफ लिटिगेशन बाकी भी थी, इसलिए सर्विस मैटर्स जो है वो कैजुअलिटी हो जाते थे। लेकिन कैट क्योंकि खाली सर्विस मैटर के साथ डील करती है, लोगों में उम्मीद जगी है कि जो इन्फ्रक्शियस मैटर्स की लिस्ट होती थी हाईकोर्ट में इतनी लंबी, अब वो लिस्ट जो है इन्फ्रक्शियस मैटर की लंबी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पे इंसाफ जो है वो जल्दी होगा। तो जल्दी इंसाफ के लिए ये कुछ काम करने जरूरी हैं, और ये कितनी जल्दी होते हैं इसके ऊपर बड़ा कुछ डिपेंड करेगा, और इसको कितनी जल्दी करवाना है उसके लिए हमारी जॉइंट एफर्ट जो है वो उसकी ज़रूरत है। अभिनव जी, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, और एक तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें उसके लिए, क्योंकि पिछली बार भी जब आपने बात की थी आपने कहा था कि प्रयास लगातार आपके द्वारा हो रहे हैं। इस बार क्योंकि कैट बेंच तो स्थापित हो गया है, अब मेंबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू क्या प्रयास होंगे आपके? देखिए ऐसा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ, अगर 370 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट नहीं होता, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को कैट नहीं मिलना था। क्योंकि 370 की वजह से जो आर्टिकल 323A इनकॉर्पोरेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं सर्विस मैटर्स के लिए, वो J&K स्टेट को अप्लाई नहीं करता था। तो 370 टूटने की वजह से आज जम्मू वालों को ये कैट मिला है, जिसका नाम भी जम्मू कैट है, यूटी बनने से। दूसरी बात, जैसे चौहान साहब ने कही, सेठी साहब ने कही, पेंडेंसी कैट की हमने अभी देखनी है, हाई कोर्ट की हम देख चुके हैं। सलाथिया साहब भी 3 बार प्रेसिडेंट रहे, सेठी साहब भी रहे, मुझे भी एक बार मौका मिला, और भी बड़े प्रेसिडेंट रहे। देखिए, सच्चाई बोलने में थोड़ा डर लगता है और उसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ता है। मुझे कई बार कहा जाता है कि ये अपना इंटरेस्ट पहले देखता है, बाकी बाद में। मैं बताता हूँ आज, नहीं, एक मिनट सर प्लीज, पर आपकी बात नहीं की, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर, पर्सनल सुनिए ना बात, एक मिनट, इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, और इस पे बोलना आप भी मेरे बात, ठीक है? वो हमारे सभी ब्रदर्स के बेनिफिट के लिए होगी। देखिए ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में जब एलिवेशन होती है उस पर नजर रखने की जरूरत होती है। बार का रोल तब आता है, और कैसे एलिवेशन होती है, कितने डिस्पोजल हाई कोर्ट में है, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। मुझे बताइए, आज से 50 साल पहले हर नेचर का केस हाई कोर्ट में होता था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, कंज्यूमर के लिए अलग कोर्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन बाहर, पहले सिविल सूट होते थे, ठीक? मैट्रिमोनियल कोर्ट्स अलग, सिविल कोर्ट से बाहर निकाली गई, अब कैट भी बाहर निकाला गया। अब तो एटलीस्ट कि इंस्टीट्यूशन को ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट? यहां तक आपने बात की कि कैट में कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। चौहान साहब आज बात कर रहे हैं, सलाथिया साहब आज बात कर रहे हैं, सेठी साहब ने शायद पहले की होगी। मैं कह रहा हूं, मैंने 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई, राइटिंग में होम मिनिस्टर और मिनिस्टर DOPD को लिख के दिया है कि 3 बेंच जम्मू में और 2 बेंच कश्मीर में होने चाहिए। ये तो सबसे पहले मैंने डिमांड उठाई है, और मैं लड़ा भी हूं उनके साथ। सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे को फोन आया, मैं लड़ा भी हूं, कई बातों पे उनसे डिसएग्री भी किया हूं।
मिनिमम 3 बेंच जम्मू में चाहिए, 2 बेंच कश्मीर में चाहिए, मतलब 10 मेंबर। अब देखना ये है, देखिए जैसे हाई कोर्ट में एलिवेशन होती है तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तकरीबन बड़ी फास्ट पेस पे अगर एलिवेशन हो तो 1 साल लगता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ लोग 3-4 महीने में बन गए रिकमेंडेशन के बाद, अदरवाइज 2-2, 2.5 साल भी लगते हैं। लेकिन कैट के मेंबर्स को अपॉइंट करने का भी एक प्रोसीजर है, वहाँ भी टाइम लगता है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करें तो उसमें कम से कम भी 3-4 महीने का टाइम लगता है कैट्स के मेंबर अपॉइंट करने में, क्योंकि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आती है इसमें। और इसके अलावा जो दूसरे रूट्स हैं कि अगर कोई ऐसा बेंच है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केसेस होने जाते हैं, यूपी नहीं है। जितनी स्टेट्स के लिए कैट बना है उस स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के केसेस, सर्विस मैटर्स हाई कोर्ट में होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के केसेस होते हैं। जिस बेंच में पेंडेंसी कम है, चेयरमैन के पास पावर है, जैसे ये 2 मेंबर अभी ट्रांसफर किए हैं, 2, 4, 6 मेंबर और ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि और मेंबर्स की ज़रूरत है, 2 मेंबर से काम नहीं चलेगा। और 2 मेंबर्स भी अभी जो भेजे गए हैं, अगर दोनों विंग कश्मीर और जम्मू रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो सेठी साहब ने ठीक कहा, एक को जम्मू बैठना पड़ेगा, एक को कश्मीर बैठना पड़ेगा। तो मेरी यही राय है, मेरा यही प्रयास है और प्रयास जारी रहेगा कि कम से कम 10 मेंबर जम्मू कैट को मिलने चाहिए। सलाहत साहब, एक पॉइंट आपने नहीं बताया, आपकी तरफ से रिएक्शन अभी तक नहीं है, लोकेशन को लेकर जो बात की जा रही है, आपका उसमें क्या स्टैंड है सर? देखिए ना, 2 चीज़ें जो मैं भूल गया, यहाँ तक लोकेशन का तल्लुक है, इसमें कोई 2 राय नहीं कि हाई कोर्ट के नज़दीक, अगर हाई कोर्ट के बीच में हो सके, क्योंकि यहाँ तक जम्मू हाई कोर्ट का तल्लुक है, इतनी जगह है कि फालतू जगह है हमारे पास, तो गवर्नमेंट टेक अप कर सकती है हाई कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट के बीच हो जाए तो सबसे बड़ा अच्छा, लेकिन अगर हाई कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस में ना हो पाए तो कहीं आगे पीछे, जैसे इन्होंने कहा कि ऊपर वो बिल्डिंग है, यहाँ स्पेशल ट्रिब्यूनल था, मतलब वो जगह होनी चाहिए। यहाँ वकीलों के, देखें वकील जैसे 500 केस लग जाता है, सिद्ध साहब ने मिसाल दी, 500 केस के लिए वकील जाएगा, क्लाइंट जाएगा, सभी वकीलों के पास गाड़ी भी नहीं, सभी वकीलों के पास ड्राइवर भी नहीं, सभी वकीलों के पास सिक्योरिटी भी नहीं। तो जो लोग जाएंगे अपनी गाड़ी लेके, खुद चला के या ऑटो लेके जाएंगे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और डीसी ऑफिस में तो आप सबको पता है कि पार्किंग की क्या पोजीशन है, वहाँ तकरीबन मुझे ये लगेगा कि जब भी वकील जाएगा उसकी गाड़ी पुलिस वाले ले जाएंगे, ट्रैफिक वाले ले जाएंगे। तो बेंच की लोकेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मिनिमम 10 जो लोग हैं, मतलब 5 बेंच मिनिमम होने चाहिए जम्मू श्रीनगर की जो रिक्वायरमेंट है केसेस की, उसको कैटर करने के लिए। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात, जैसे ये कहा गया कि 370 एब्रोगेट हो गया, 370 अभी स्टिल स्टैच्यू बुक में है, इसको रिडंडेंट कर दिया, बात अलग है। लेकिन ये कहना कि 370 कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट हो गया, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। कानूनी तौर पर मेरा अपना ये मशवरा है। और ये जो लड़ाई हमने लड़ी, इसमें मैं पिछली बार भूल गया, हमारे अपनी हाई कोर्ट में एक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिसमें मेरा ख्याल है 2-3 ग्रुप्स के तो सेठी साहब ही एडमिन हैं, 10-12 ग्रुप और भी हैं, 15 जो हाई कोर्ट के एक्टिव रहते हैं। हर बात पर चर्चा होती है रात को, मतलब अगर आप के पास टाइम हो तो 2 बजे तक आप सो नहीं सकते। तो उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप ने जो अपनी जगह फाइट की, वो उनको भी मुबारक है। यंग लायर्स हैं हमारे, उनको भी मुबारक है। सभी ने, मतलब ये नहीं कि हमने कोशिश की, हमने यहाँ आके इंटरव्यू दे दिया, लोगों से बात की, लेकिन इन सभी ने जो व्हाट्सएप हमारे ग्रुप एक्टिवेट हैं, हर बात पर वो चर्चा करते हैं। और इसी तरह जिस तरह हमने ये लड़ाई को कंक्लूड किया,
अगर हम सभी इकट्ठे होके ऑब्जेक्टिव एक रख के, जैसे पहले का ऑब्जेक्टिव था कि परमानेंट बेंचेज होने चाहिए और JNK में होने चाहिए, अचीव हो गई। इसी तरह अब इसकी लोकेशन और इसकी स्ट्रेंथ, इसके बारे में जो लड़ाई है, अगर हम इसी तरह लड़ेंगे सारे इकट्ठे होके तो मेरा ख्याल है अचीवमेंट हो जाएगा। चौहान साहब, 2 मेंबर्स की नियुक्ति हो चुकी है, स्टाफ का भी नियुक्ति की बात हो चुकी है, क्या कहेंगे आने वाले समय में क्या प्रभाव? सबसे पहले मैं सलाथिया साहब की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि 370 अभी जो है वो स्टैचू बुक में है। मैं इनको यहाँ से क्लियर कर देना चाहता हूँ इस फोरम से कि 370 और 35 जो है दे हैव बीन बरीड अल्टीमेटली। ये थिंग ऑफ द पास्ट है, अब उस पास्ट में ना रहें, इसके आगे हमें सोचना है। जो चला गया उसकी कोई बात नहीं हम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन कन्वीनियंस ऑफ लॉयर नहीं है, कन्वीनियंस ऑफ लिटिगेंट पब्लिक इज इम्पॉर्टेंट। एंड जब ये लोकेशन सिलेक्ट की है उसमें जो है एडवोकेट का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंस ही इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ जस्टिस, उसके लिए भी उनको देखना है। ही इज नॉट टू बी ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपको नहीं टोक रहा मैं सर, मेरा रिदम टूट जाएगा ना, मेरा टूट जाएगा रिदम सर। क्लास डी ऑफ आर्टिकल एक मिनट सर, 370 चौहान आप मैं सर उससे 370 पे अभी नहीं ना आता, उसके लिए सेपरेट डिबेट चौहान साहब, उसमें मैंने 6 आर्टिकल्स लिखे मैं हैं आपको सर, चौहान साहब, 6 आर्टिकल्स लिखे हैं। जो एडवोकेट है ही इज नॉट टू बी ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट कि उसके बैठने के लिए जगह नहीं है, वो बाहर गाउन पहन के, यूनिफॉर्म पहन के सड़क पे वेट करेगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, वहाँ पे पार्किंग की जैसे सभी साथियों ने कहा प्रॉब्लम होगी, शमशान घाट में पार्किंग होगी। और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के इनको ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। चलिए फंक्शनल करने के लिए ठीक है उसके लिए, लेकिन अगर ये हाई कोर्ट प्रिमिसेस के अंदर ही हो जाए जिधर सारी कोर्ट्स लोकेटेड हैं, तो वो एक जो है इंसाफ जो है उससे लेवल एक बेटर लेवल होगा, क्योंकि जो कोर्ट में आएगा उसको भी पता चलेगा कि मेरी सुनवाई हुई है, क्योंकि हरिडली जो है जस्टिस इज बरीड। दैट शुड बी द कंसेप्ट सर। सेठी साहब, बिल्कुल अंत में 29 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं अगर हम लॉयर्स फ्रेटर्निटी की बात करें, एक सिंगल अप्रोच लेकर चले हैं, उसका 28 मई के जो ऑर्डर आया उसको लेकर चले सामने आया है, और जिस तरह आपने कहा कि इज़ ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ए लार्जर गोल, क्या एक मैसेज, एक टोन सेट हो सकती है ऐसे कि जो जम्मू सेंट्रिक कॉज है उसको लेकर जम्मू वाले इकट्ठे हो जाएं, चाहे सिविल सोसाइटी की बात करें? देखिए, आने वाला फ्यूचर जो है वो जम्मू के लिए है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ जम्मू जो है उसकी प्रोसेस जो है वो शुरू हुई है। जम्मू को थोड़ा असर्ट करना पड़ेगा। जो जम्मू पैसिव रहा है, वो लीडरशिप क्वेश्चन था, क्या प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करें, लेकिन जो नया निज़ाम बना है उसमें जम्मू को थोड़ा सा असर्ट जो है वो और ज़्यादा फोर्सफुली करना पड़ेगा। और अगर जम्मू असर्ट करेगा तो जम्मू को मिलेगा। आज तक हम लोगों ने असर्ट नहीं किया तो हमको मिला नहीं। आज जम्मू असर्ट करेगा तो ये देखेंगे कि आने वाले जितने भी संस्थान होंगे वो जम्मू स्पेसिफिक होंगे। आने वाले टाइम पे ये सारे का सारा ढांचा जो ख़त्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई किया, आर्टिकल 370 35A गया, वो किस शक्ल में गया उसके ऊपर डिबेट जो है वो हो सकती है, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि जो प्रावधान आर्टिकल 370 या 35A जिनको क्रिएट करता था वो सारे के सारे खत्म हैं। बिल्कुल। तो नया सिस्टम जो खुला है, इसमें नए तरक्की के आयाम जो खुले हैं, उसके लिए जम्मू को असर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो कि ये सारा कुछ इतनी एफर्ट हो भी गई, इतनी कुर्बानियों के बाद, 70-73 साल की कुर्बानियों के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद भी बेनिफिट नहीं मिले। जम्मू हम अगर मार खाएगा तो इसलिए खाएगा कि हम आपस में लड़ते हैं। एग्जैक्टली। हमारी सोच जो है वो एक नहीं होती जम्मू को बेनिफिट देने के लिए। कश्मीर में ये नहीं है, वो उनकी पॉलिटिकल लड़ाई एक दूसरे के साथ होगी, लेकिन जब बेनिफिट देने की बात आएगी कश्मीर के ऊपर तो सब इकट्ठे हैं। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और PDP भी और जो कांग्रेस कश्मीर की है वो इकट्ठे हो जाते हैं। जम्मू में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ये देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, अगर इसने ये बात की तो मुझे अपोज करना है। बट फॉर द काज ऑफ जम्मू, फॉर असर्शन ऑफ जम्मू,
जम्मू को प्रोमिनेंस देने के लिए हम लोगों को अपने बाकी आइडियोलॉजीज को भूल के जम्मू के बारे में सोचना पड़ेगा और स्ट्रांग जम्मू जो है वो बाहर आएगा। मैं इनकी बात में देखिए आपको सलाल मेरे आपको एक शिकायत है, आप कांग्रेस में हो या नहीं हो, आप खुद ही इसके बारे में डिसाइड नहीं करते। आप आज डिक्लेयर कर दो कि आप कांग्रेस में हो या कांग्रेस से बाहर हो, तो ये मैं नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक आपको कन्वे कर दूँ। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि जम्मू वालों को इकट्ठा होना। जम्मू हमेशा इकट्ठा हुआ है, जम्मू ने हमेशा इकट्ठे होकर लड़ाई की है। अगर कहीं गुस्ताखी हुई तो लीडरशिप की तरफ से ज़रूर हुई हो। देखिए आज की डेट में सेठ साहब ने भी कहा कि जम्मू को एम्पावरमेंट करना है, मैं भी चाहता हूँ जम्मू एम्पावरमेंट हो, चौहान भी चाहेगा, ये भी चाहेंगे। एम्पावरमेंट होगी कैसे? वो लोग जो 2011 की सेंसिस को अपोज करते रहे कि ये जो 2011 की सेंसिस है ये फ्रॉड है जम्मू के साथ, आज वो चुप है। आज की अगर एम्पावरमेंट होगी तो 2011 की सेंसिस पर बेस करके नहीं होगी, 2011 की सेंसिस से हट करके आज की सेंसिस करें, जम्मू खुद एम्पावर हो जाएगा। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर डाउट जो है वो काफी आता है। 2011 के सेंसस की बात होती है क्योंकि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है 2011 के सेंसस के ऊपर होनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो डोमिसिलरी लॉज नए बने हैं, नई पॉपुलेशन आएगी ना इसमें, डोमिसाइल में काफी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो कार्विन होगी, वो डिलिमिटेशन में कंसिडर होगी। जो स्टेट सब्जेक्ट को हमने डोमिसाइल नहीं माना, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं उनको डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है, उसमें फेक और फैक्टिशियस जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो बाहर निकलेंगे। तो जो सेंसस होना है वो सेंसस तो यहीं से इसी प्रोसेस से हो गया, डोमिसिलरी प्रोसेस से। वो सेंसस जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि जेन्युइन लोग जो है वही आए, वो जब आप अप्लाई करोगे डोमिसाइल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पीआरसी, फेक और फैक्टिशियस जो है वो सारे का सारा निकल जाएगा बाहर, जेन्युइन पर आएंगे उसके बाद। इश्यूज हम भटकते जा रहे हैं। उस पे एक अभिनव जी बिल्कुल अंत में क्या यहाँ से प्रयास बार एसोसिएशन जम्मू के लोकेशन को लेकर, मेंबर्स को लेकर जारी रहेंगे? देखिए ऐसा थोड़ा सा एक आधे 30 सेकंड के लिए मैं सब्जेक्ट था कैट, एम्पावरमेंट जम्मू। सेठी साहब ने ठीक कहा, जम्मू के लोगों को असर्ट करना पड़ेगा। जम्मू के लोग असर्ट करते रहे हैं 70 साल, लेकिन उनकी असर्शन कहीं काम नहीं आती रही। अब जम्मू के लोगों को और असर्ट करना पड़ेगा और थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रो जम्मू स्टार्ट हो चुका है। इट डजंट मीन एंटी कश्मीर। कश्मीर वालों को भी उनका हक मिलेगा, लेकिन जम्मू वालों से जो हक छीना जाता था उसका देने का प्रयास शुरू हो चुका है, उसमें टाइम लगता है। अब मैं ये आपसे यहाँ पे आप सभी अपने भाइयों को एश्योर कर रहा हूँ, बेंच स्ट्रेंथ बनाने की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, लोकेशन के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन परसों थी, आज 31 है, 29 को थी। मैंने वहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन रेज किया और मैंने कोर्ट को कहा, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन नोट डाउन किए, कर लीजिए आप। कैट की बिल्डिंग जो है अकाउंटेबिलिटी कमीशन में, दैट बिल्डिंग इज नॉट सफिशिएंट। जस्ट ए मिनट, वो लड़ाई लंबी है, आपको भी उसमें लड़ना पड़ेगा। एक मिनट, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू देखिए, ऐसा है कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 तकरीबन चौहान साहब एग्री करेंगे मेरे साथ, 15-16 मार्च से वकील काम नहीं कर रहे हैं। 3 महीने हो गए और आगे कितना टाइम लगेगा। मेरे कुछ यंग लॉयर्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं। कोई 1000 वकील ऐसा है जो एक डिस्ट्रिक्ट से उठ के यहाँ पे वकालत कर रहा है, लेकिन वो घर जा नहीं सका, किराए के मकान पे रह रहा है। मैंने जैसे दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने सीनियर डेजिग्नेट एडवोकेट्स थे, उन्होंने वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट किया फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यंग लॉयर्स, जिसमें दुष्यंत दवे जी ने लीड ली और 1 करोड़ रुपया उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और जितने सीनियर एडवोकेट्स थे उनको ड्यूटी लगी गई कि कम से कम 2-2, 3-3 लाख रुपया वो भी कंट्रीब्यूट करें। और उसकी वजह से वहां पे यंग लॉयर्स को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये महीने का मिल रहा है। मैं अपने देखिए, सीनियर एडवोकेट एक क्लास अपार्ट होती है, उनके राइट्स भी ज़्यादा होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ उनसे भी ज़्यादा होती हैं। मैं आपके माध्यम से जितने जम्मू के सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम काइंडली कंट्रीब्यूट करें इस काज के लिए, सो दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट to the same level to which they would contribute, so that I am able to extend financial assistance to young lawyers apart from what the government is extending. My question sir, कि जो आपका assertion रहेगा मेंबर्स के लिए आने वाले समय में? बिल्कुल रहेगा, 101% रहेगा, हम साथ चलेंगे उस assertion with aggression। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि कैट बेंच जम्मू की स्थापना तो हो चुकी है, जिसकी जुरिडिक्शन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही रहेगी। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि 2 मेंबर्स अभी तक आए हैं,
क्या आने वाले समय में जो डिमांड की जा रही है लगभग 10 मेंबर्स वो पूर्ण हो पाएगी? और जो ये माना जा रहा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखा गया है कई साल पुराने केसेस अभी भी लंबित कोर्टों में पड़े हैं इंसाफ के लिए, लोग अभी भी कोर्टों का चक्कर काट रहे हैं। क्या उन लोगों को, खासकर सर्विस मैटर्स के लोगों को इंसाफ मिलेगा अगर मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या लोकेशन एक सही जगह रहेगी ताकि ना तो लिटिगेंट्स को ना लॉयर्स को परेशानियों का सामना करने पड़े? आने वाले समय में क्या तस्वीर रहेगी उस पर भी हम परिचर्चा जारी रखेंगे। सुनील सेठी जी, अभिनव शर्मा जी, इस्लाती साहब और दिनेश चौहान जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।